गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 12th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछली क्लासेस में हमने कुछ मेथड्स किए थे जिसकी वजह से कंसेप्शन से बचा जा सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। जैसे हमने नेचुरल मेथड कर लिया था, जैसे हमने बैरियर कर लिया था, उसके बाद कुछ ओरल पिल्स वाला भी हमने कर लिया था जो कि केमिकल मेथड में आता है। और मैंने बताया था कि केमिकल मेथड में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं पहला ओरल पिल्स, फिर हम पढ़ेंगे इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, फिर हम पढ़ेंगे इम्प्लांट, फिर हम पढ़ेंगे इंजेक्शन। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि ये सारे केमिकल मेथड्स के अंदर में पढ़ेंगे। पहला क्या था? ओरल पिल। दूसरा क्या था? इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। फिर तीसरा इंजेक्शन। चौथा आपका इम्प्लांट। ये बेसिकली आपके कुछ केमिकल्स मेथड है जिसकी वजह से कंसेप्शन या प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। बेटा जी, आज के लेक्चर में, इस पार्टिकुलर लेक्चर में अगर आप मेरे साथ में 45 से 50 मिनट बने रहते हैं तो बेटा आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड होगा टू दैट ऑफ द इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, फिर आपका इम्प्लांट, फिर आपका इंजेक्शन, इसके साथ साथ में कुछ इमरजेंसी पिल भी ली जाती है जब किसी का रेप हो जाता है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है किसी के साथ में, तो इमरजेंसी पिल भी ली जाती है जिसको इमरजेंसी पिल भी बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं। हम देखेंगे ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो सर्जिकल मेथड्स है जहाँ पे कट पिट किया जाता है, यानी बेटा बेसिकली क्या किया जाता है? कट करके बांध दिया जाता है, दैट इज वेस्केटोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों चीज़ें भी हम आज पढ़ेंगे, पूरी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा के लगभग आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है जी। सबसे पहला जो आज केमिकल मेथड में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। नाम में ही छुपा हुआ है इंट्रा, इंट्रा सेलुलर होता है ना, सेल के अंदर में। यहाँ क्या लगा हुआ है? इंट्रा, यानी बेटा यूट्रस के अंदर में जो भी डिवाइसेस होंगी, जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस होती हैं, वो सारी डिवाइसेस आपके यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट की जाएंगी। जैसे ये हमारा क्या बेटा जी? यूटरस। इसी यूट्रस में आपका इम्प्लांटेशन होगा सारे आपके इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का। जितनी भी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हम आज पढ़ेंगे सारे का सारा इम्प्लांटेशन होगा, यानी वो सारी जो भी डिवाइसेस हैं उनको डाला जाएगा किसके अंदर में बेटा? यूट्रस के अंदर में, ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके, कंसेप्शन से बचा जा सके, फर्टिलाइजेशन से बचा जा सके। सो याद रखिएगा, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट की जाएंगी, लगाई जाएंगी। और बेटा आप खुद नहीं लगाओगे, ये भी जान लीजिए, पता चला अपने लेके बैठ गए, नहीं। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जब कभी भी आप इंसर्ट कराओगे बाय द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर या एक्सपर्ट, किसी नर्स के द्वारा ही आप इसको इम्प्लांट कर सकते हैं या अपने यूट्रस में लगा सकते हैं। क्लियर है जी? पहला तो यूट्रस में लगेगा वेजाइना से होते हुए, फिर दूसरा कि एक्सपर्ट नर्सेस या फिर डॉक्टर ही लगा सकते हैं। ये सेल्फ इंसर्टेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे कंडोम था, बैरियर था, वो सेल्फ इंसर्टेड था, ये नहीं बेटा जी। और आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है इस पूरे इंडिया की अगर मैं बात कर लूं तो वो है बेटा इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। जो लोग प्रेगनेंसी में डिले चाहते हैं, यानी अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, अभी तो मैं माँ बनी हूँ यार, फिर से एक बच्चा, अभी तो तू ही नहीं पल रहा है, दूसरा बच्चा कैसे पाल लूंगी, ठीक है, तुझे भी फेंक दूंगी, ऐसे सब बोलते हैं ना। लेकिन क्यों नहीं फेंकती है? कि वही जो लव हार्मोन निकलता रहता है दैट इज ऑक्सीटोसिन, तो बच्चे को नहीं फेंक पाती है, ठीक है जी। एक बच्चा नहीं पल रहा है, यानी कि जिनको एक बच्चे और 2 बच्चे, दूसरा जो बच्चा आएगा उसमें 2-3 साल का गैप चाहिए, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। और जो स्पेस चाहते हैं उनके लिए भी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस बहुत ही अच्छी है। पहले ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं। These devices are inserted by doctor and expert nurses in the uterus through the vagina.
आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे बेटा। जब आईयूडी आप लगवाओगे तो इससे आपके सेक्सुअल डिजायर पे, सेक्सुअल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बेसिकली अगर देखेंगे, इसलिए एक आइडियल कंट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल। अब ये मत समझ लेना इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस अप्लीकेबल फॉर मेल या फीमेल। बेटा ध्यान रखना, यूट्रस फीमेल में है भाई, गर्भ कौन धारण करता है, फीमेल करती है ना बेटा, तो यूट्रस वहां है, हमारे में नहीं है। तो ये इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस पूरी तरह किसके लिए है, फीमेल के लिए है। फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो थोड़ा डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी में, और स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंसेप्शन इन इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ये मेथड है कौन, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। देखते हैं जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हमें पढ़नी है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस आर बेसिकली 3 टाइप, 3 प्रकार के इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हमारे चैप्टर में दे रखा है। सबसे पहले बेटा दे रखा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, आईयूडी, और इसी को कहते हैं बेटा जी इनर्ट आईयूडी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इनर्ट आईयूडी भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज या इनर्ट आईयूडीज। बोलूंगा क्यों बोल रहे हैं इनर्ट आईयूडीज। दूसरा जो होगा बेटा वो होगा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, यानी बेटा यहां से क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा बेटा जी। और जो तीसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज द हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, या हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ये 3 प्रकार की कैटेगरीज है आयोडीज की जिसे हम करने वाले हैं। पहला क्या है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आयोडी या उसी को बोलते हैं इनर्ट आयोडी। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आयोडी, और तीसरा जो होगा बेटा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। याद रखिएगा, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, ठीक है जी, या इनर्ट आयोडीज। देखिए सबसे पहले एक एक करके करते हैं, जरा सुनिएगा। सबसे पहले वाली की बात करता हूं। देखिए ये जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जो होती है बेटा, ये इसका एक बेसिक सा एग्जांपल दे रखा है लाइपेज लूप, ठीक है, तो मैं बताऊंगा जरा। लेकिन बेटा अभी तक टिल नाउ इस पे रिसर्च चल रही है कि ऐसा इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है जिसकी वजह से यहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होता है यूट्रस में। जब आप एक बेसिकली एक जो लाइपेज लूप होती है ना बेटा, ये एक प्रकार का कुछ इस प्रकार का एक प्लास्टिक का लूप होता है जो कि यूट्रस, ये देखो यूट्रस, यूट्रस के अंदर में फिट कर जाता है। ये क्या बेटा आपका लाइपेज लूप। तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है उसका एग्जांपल है बेटा लाइपेज लूप। इसको मैं कैसे याद करता था, अगर मैं बोलूं तो बेटा मैं ऐसे याद कर देता था। देखो कैसे याद करता था, जैसे मान लो ये लिप्स है, लिप्स, अब सपोज कर लो मैं कैसे याद करता, देखो घटिया तरीका है, लिप्स है लेकिन लिप्स खाली खाली है, कोई उसके ऊपर लिपस्टिक नहीं लगाई है, सिंपल लिप्स। तो उसको मैंने बोल दिया लिप्स के ऊपर कोई भी केमिकल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ कोई भी केमिकल नहीं लगा है, क्योंकि बेटा ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीज डज नॉट कंटेन केमिकल। यहाँ पे किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस एक क्या बेटा प्लास्टिक की लूप ली गई है। ये क्या बेटा, ये किसकी लूप इसमें डाल दी गई है, प्लास्टिक की लूप को इंसर्ट किया गया है यूट्रस के अंदर में, बस यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं है। तो मैं कैसे याद करता था लाइपेज लूप, तो मैं याद करता था बेटा कि लिपस्टिक है, सॉरी मतलब आपका लिप्स है, लिप्स है ना, लिप्स, लिप्स तो है लेकिन बेटा जी गंदी औरतें लगाती हैं लिपस्टिक इतना ज्यादा, छी छी, ठीक है। तो मैंने लिप्स के ऊपर कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाई है, यानी बेटा
जो लाइपेज लूप होगा, लिप्स से आप याद कर सकते हैं, लाइपेज लूप होगा, जो आपका लाइपेज लूप होगा, जो कि एग्जांपल है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का, इसके अंदर में कोई भी केमिकल नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया, कोई केमिकल अपने लिप्स पे नहीं लगाया, तो उसी तरह से मैंने याद कराया आपको लाइपेज लूप। लाइपेज लूप आप कैसे याद करोगे, लिप्स से, ठीक है, और लिप्स के ऊपर कोई भी केमिकल है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो लाइपेज लूप के अंदर में कोई भी केमिकल नहीं होता है, नो केमिकल्स। ये सिंपली क्या है बेटा जी, ये एक प्रकार का प्लास्टिक लूप है जो इस तरह से रहता है, और इसको वेजाइना से होते हुए यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। अभी तक इसका कोई फंक्शन क्या है, स्पेसिफिसिटी, ये नहीं मालूम है, जब मालूम होगा तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है जी। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, या इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट आयोडी, सिंपल सा बस एक प्लास्टिक लाइक लूप है जिसको लाइपेज लूप कहते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो कैसे याद किया, लिप्स, लिप्स के ऊपर कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है मैंने, तो लिप्स यानी लाइपेज लूप के अंदर में क्या नहीं है बेटा जी, कोई भी केमिकल नहीं होता है। जरा इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, देयर विल बी नो केमिकल्स प्रेजेंट इन द लाइपेज लूप। और इसको पहली बार डिस्कवर करने वाले जो थे बेटा, उनका नाम है जैक लिपी, JAC के जैक लिपी नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने लाइपेज लूप, जो एक नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आयोडी होती है, इसको सबसे पहली बार इन्होंने ही आइसोलेट किया था या डिस्कवर्ड किया था, किसने, जैक लिपी ने। ध्यान से सुन लीजिएगा, जैक लिपी। बेटा इनिशियली अगर बात करें 1960 से 80 के बीच में, तो बेटा ये जो लाइपेज लूप है ना, ये बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। लेकिन अब अगर बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो अब कोई लाइपेज लूप पे डिपेंड नहीं करता है, और ये अब उतना एडवांस मेथड नहीं रह गया। लेकिन हमें पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का मतलब क्या, नॉन मेडिकेटेड यानी कोई भी केमिकल इसके ऊपर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। या इनर्ट आयोडी क्यों बोला, क्योंकि बेटा अभी तक इसका फंक्शन क्या है हमें भी मालूम नहीं है, बस एक ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डाल दोगे। लेकिन बेटा जी एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए जैसे ही आप कोई प्लास्टिक का टुकड़ा भी डालोगे, कहाँ पे, बेसिकली कहाँ डालोगे, आपने यूट्रस में डाला, तो बेटा होगा क्या, ये लिख लीजिएगा। इनर्ट आयोडी का एग्जांपल है लाइपेज लूप, जो कि केमिकल फ्री है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ठीक है जी। तो जैसे मैं अभी इसको लिख दूंगा, जैसे ही आपने क्या किया बेटा, एग्जांपल तो लिखा ही रहने दो, लाइपेज लूप, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस प्लास्टिक के लूप को डालते हैं, तो बेटा जो मदर का यूट्रस है, यहाँ से फैगोसाइट्स, ये मान लीजिए ये आपका वजाइना है, ये वजाइना हो गया, ये आपका सर्विक्स हो गया, ठीक है। तो जैसे ही कोई एक फॉरेन पार्टिकल आप अपनी बॉडी में डालोगे या किसी की बॉडी में डालोगे, तो बेटा तुरंत वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं फैगोसाइट्स, यानी नंबर ऑफ फैगोसाइट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जो एरो है ये मैं बता रहा हूं, ये है बेटा जी फैगोसाइट्स, नंबर ऑफ फैगोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं बेटा जी, यहां से स्पर्म आ रहा है, मान लीजिए ये स्पर्म आ रहा है, जब बेटा जी स्पर्म ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने मदर के यूट्रस में एक फॉरेन पार्टिकल डाल दिया है, प्लास्टिक लूप। तो बेटा कहीं से भी किसी भी जगह पे एक फॉरेन पार्टिकल डालोगे, तो बेटा होता क्या है, जनरली बॉडी जो है उसे फॉरेन पैथोजन की तरह लेती है और फैगोसाइट्स का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है, और फैगोसाइट सिक्रेशन उसको किल करने की कोशिश करता है, वो तो कर नहीं पाएगा। लेकिन बेटा इसी रास्ते से स्पर्म को जाना है, यहाँ से फैगोसाइट का नंबर क्या हो गया है, फैगोसाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये स्पर्म जब जाएंगे तो बेटा जी ये फैगोसाइट इन स्पर्म को क्या कर देंगे, ये स्पर्म को किल करने का काम कर देंगे, यानी मारने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं
कि बेटा जो लाइपेज लूप है जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो नंबर ऑफ, वैसे ये पॉइंट सारे आयोडीज के लिए दे रखा है कि जैसे ही आप किसी भी आयोडीज को डालेंगे यूट्रस के अंदर में, वहां नंबर ऑफ फेगोसाइट्स इंक्रीज हो जाएगा और जो स्पर्म जाएगा उसको किल करने का काम करता है फेगोसाइटिक सेल, जिसे हम बोलते हैं। आयोडीज इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस यानी किलिंग ऑफ स्पर्म, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विथ इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर में फेगोसाइटोसिस होने लगती है। क्यों? क्योंकि फेगोसाइट जो सेल होती है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा हमने कोई फॉरेन पार्टिकल वहां इम्प्लांट किया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है फेगोसाइट के रूप में, फेगोसाइटोसिस कराती है और स्पर्म का क्या होगा बेटा, मौत हो जाएगी। तो मैं नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में इसको लिख सकता हूँ कि क्या लिख दूंगा, आयोडीन, वही बात है पहली वाली लिख सकता हूँ कि नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। याद रखिएगा नॉन मेडिकेटेड क्यों बोला, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं है। और इनर्ट बोला आयोडीज क्योंकि ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं कर रही है, इसकी इफेक्टिवनेस अभी भी मालूम नहीं है, ठीक है जी, इनर्ट है। तो बेटा बेसिकली जैसे ही आपने डाला, इसका इनर्ट आयोडी का नाम है लाइपेज लूप। मैंने बताया कि भैया लिप के ऊपर मैंने कोई केमिकल नहीं लगाया, तो ये जो लाइपेज लूप होगा वो केमिकल फ्री होगा, क्लियर है। लेकिन बेटा जी जैसे ही मैंने इस प्लास्टिक वाले लूप को इम्प्लांट किया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फेगोसाइट्स इंक्रीज हो गए और जितना ज्यादा फेगोसाइट्स इंक्रीज हुए स्पर्म की किलिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्पर्म एक के पास में नहीं पहुंच पाएगा और कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, क्लियर है जी। तो पहला है आपका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपेज लूप, क्लियर है जी। देखिएगा बेटा जी याद से, ध्यान से, ठीक है जी। तो याद रखिएगा नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आयोडी का एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एग्जाम्पल कौन है बेटा, लाइपेज लूप जिसके अंदर में कोई भी केमिकल नहीं होगा, नो केमिकल, क्लियर है जी, यहाँ पे कोई केमिकल नहीं है, क्लियर है जी। चलिए देन द सेकेंड वन दैट इज द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। देखिए तो ये जो सेकेंड वन दे रखा है दैट इज कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा बेटा जो दे रखा है कॉपर टी, कॉपर 7 और स्ट्रक्चर भी दे रखा है आपके कॉपर टी का, कॉपर टी, कॉपर 7, ये दोनों तो याद हो जाएगा, ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है कि भैया कॉपर लगा हुआ है Cu7 Cu, ये तो याद हो जाएगा। लेकिन बेटा जी आपको जो थर्ड वन है वो याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। उसके लिए जब मैं पढ़ता था तो क्या करता था बेटा, मैंने याद किया कि मान लो मेरे पास कोई एक गन है, गन, ठीक है जी, ये कोई गन है और इस गन के अंदर में मैंने जो बुलेट भरी है वो बुलेट जो है वो बेटा कॉपर की बनी हुई है। किसकी बेटा, कॉपर की बनी हुई है। अब मान लो मेरे सामने कोई मेरा दुश्मन आ गया तो मैं उसको सबसे पहले क्या करता हूँ बेटा, लोड करूंगा, क्या करूंगा, लोड करूंगा और कॉपर दनादन कॉपर की गोलियां उसके ऊपर दाग दूंगा, काम तमाम हो जाएगा। तो बेटा जी ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, मल्टी लोड, भाई एक को नहीं बहुत सारा लोड किया, सो मल्टी लोड, ठीक है ना, बंदूक में कॉपर की गोलियां मैंने लोड की है। तो थर्ड वन दैट इज मल्टी लोड 375, ये है आपका कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कौन सा बेटा जी, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। बेटा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये आपके कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। बेसिकली ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ये करते क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, this is vagina, this is cervix, this is uterus, क्लियर है जी। फेलोपियन ट्यूब, ठीक है जी। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूट्रस में कॉपर टी कुछ इस तरह का दे रखा होगा, आप देखते होंगे,
और 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे रखा होगा जो सबसे लास्ट में निकल रहा होगा, जिसको रिमूवल थ्रेड भी कहते हैं। ठीक है जी, ये कॉपर टी है, टी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये थ्रेड है, रिमूवल थ्रेड, जिसकी मदद से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है जी, तो जैसे ही आप यहाँ पे बेटा कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टी लोड 375 को यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर में, ये क्या करता है बेटा, मैंने कैसे याद किया था, देखिए ये मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से वेजाइना से होते हुए स्पर्म आ रहा है, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे कॉपर सिलेंडर होगा, यानी यहाँ पे बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो होगा कॉपर से बना होगा, जहाँ से कॉपर हमेशा निकल रहा होगा, कॉपर। ठीक है जी, Cu+2 यहाँ से मान लीजिए उस पार्टिकुलर लोकेशन से रिलीज हो रहा है। अब ये स्पर्म मेरा है, ये स्पर्म जा रहा है, तो क्या करता है बेटा, मैंने कैसे याद किया था, ये स्पर्म जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, स्पर्म थोड़ा यहाँ तक आएगा, इस स्पर्म की पूंछ को पकड़ के कौन बैठ जाएगा, तो बेटा कॉपर जो यहाँ से रिलीज हो रहा है ये इसकी पूंछ के ऊपर लटक जाएगा। और बेटा जब बताइए, अभी तक तो खूब तेजी से भाग रहा था स्पर्म, खूब, कोई रोकने वाला नहीं, धन धन भाग रहा था, लेकिन बेटा जैसे ही कॉपर टी से कॉपर रिलीज हुआ, ये कॉपर जाके पूंछ को पकड़ के, नहीं मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं भी चलूंगा, तो ये कॉपर आयंस स्पर्म के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और भारी हो जाएगा तो बेटा पहले तो बहुत तेजी से भाग रहा था ना, मान लो मेरे सर पे कोई भार नहीं है, मैंने कोई वेट नहीं ले रखा है, खूब तेजी से दौड़ रहा हूँ, लेकिन बेटा अब 60 किलो वजन रख दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, क्लियर है जी। तो वही करता है यहाँ पे, जो कॉपर होगा वो कॉपर स्पर्म की मोटालिटी को कम कर देता है। क्या कर देगा बेटा, कॉपर इसके ऊपर लग गया, पकड़ लिया इसने, तो स्पर्म अब जिस तेजी से जा रहा था उस तेजी से नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो बेटा उनकी मौत यहीं कहीं हो जाएगी, क्योंकि बेटा यूट्रस की फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड, बहुत सारी फ्लूइड उस पर एक्ट करती हैं, ठीक है, उनको मारने का काम करती हैं, उस समय पे कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, आपके एम्पुला, जहाँ पे एक आके इंतजार कर रहा है, एक आके इंतजार कर रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये स्पर्म की, और जैसे ही स्पर्म के ऊपर लगता है उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देता है बेटा, खत्म कर देता है। तो 2 चीजें याद रखनी है, जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है वो क्या करेंगे, एक तो आपके जो बेसिकली अगर हम बोले तो स्पर्म की मोटालिटी या स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देगा, खत्म कर देता है। और दूसरा, ये जो कॉपर रिलीज हो रहा है ये यूट्रस की जो लाइन है, दैट इज जो यूट्रस की जो लाइन है, एंडोमेट्रियम, इसको भी हॉस्टाइल बना देता है। यानी बेटा जी जब लगातार कॉपर यहाँ से निकलता है यूट्रस की वॉल के ऊपर, तो यूट्रस की वॉल को इस लायक नहीं छोड़ता है कि वहां इम्प्लांटेशन हो सके, तो ये यूट्रस को भी हॉस्टाइल बना देता है, अनफिट बना देता है फॉर द इम्प्लांटेशन। किसके लिए बेटा जी, इम्प्लांटेशन के लिए। याद रखिएगा, ये दे रखा है आपका, कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटालिटी। स्पर्म की मोटालिटी मैंने बता दिया, स्पर्म के ऊपर कॉपर बैठ जाएंगे तो स्पर्म की मोटालिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। सो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म भी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉपर आयंस में जो सेकेंड पॉइंट बताया कि कॉपर आयंस जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी उसको भी क्या बना देगा, हॉस्टाइल। कॉपर आयंस में यूटेराइन एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, यानी वही बेटा क्लीन कर देगा उसको। नाउ द लास्ट वन, तो याद रखिएगा नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आयोडीज में क्या हमने पढ़ा, लाइपेज लूप, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है। कॉपर रिलीजिंग में मैंने कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 मैकेनिज्म भी बता दिया कॉपर का। अब एक बचा है बेटा, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड एज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, सॉरी आयोडीन नहीं, हार्मोन रिलीजिंग
आयोडीज। बेटा अगर आपको याद होगा मेरे साथ में, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात होती है, तो यहाँ से यूट्रस, कौन सा हार्मोन निकलता है? यूट्रस। ये भी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होगा बेटा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट, एक होगा आपका प्रोजेस्टासर्ट, और दूसरा जो होगा बेटा जी LNG-20, जिसको हम बोलते हैं लीवोनॉरगेस्ट्रिल 20। ठीक है जी, प्रोजेस्टासर्ट और लीवोनॉरगेस्ट्रिल। ठीक है जी, ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के। ये दोनों से, ये जो बेसिकली आपका जो LNG-20 है, ये भी क्या बेटा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ना, आयोडीज ये क्या रिलीज करते हैं? तो ये लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं बेटा जी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और बेटा हमने पढ़ रखा है कि प्रोजेस्टेरॉन जब अनचाहे समय पे, अनवांटेड समय पे अगर ये रिलीज होगा तो क्या करता था बेटा जी? पिल्स में हमने पढ़ा था प्रोजेस्टेरॉन मेक यूट्रस अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि जब अनवांटेड समय पे या फिर ऐसा समय जहां पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होना ही नहीं चाहिए, वहां हमने प्रोजेस्टेरॉन दे रखा था। याद करो, प्रोलिफरेटिव फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले फेज में ओरल पिल्स का, तो ये क्या कर रहा था? यूट्रस को अनफेवरेबल बना देता है। और प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा क्या करता था? सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देता था बेटा? थिक कर देता था। तो जिसकी वजह से वहां पे प्रेगनेंसी, देखो सर्वाइकल म्यूकस थिक, देखिए ये है आपका यूट्रस, ये आपकी हो गई सर्विक्स, ये है मान लो यूट्रस, ये हो गई सर्विक्स। तो बेटा जब प्रोजेस्टेरॉन यानी मान लीजिए यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट किया गया है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज यानी प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20, जिसको लीवोनॉरगेस्ट्रिल भी बोलते हैं, अगर आपने ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज को यूट्रस में डाल रखा है, ये भी बेसिकली इसी तरह का होता है, टी शेप का ही है अगर आप देखेंगे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो वहाँ कॉपर रिलीज हो रहा था, यहाँ पे लगे रहते हैं बेटा हार्मोन के सिलेंडर लगे रहते हैं। कौन से सिलेंडर? हार्मोन सिलेंडर लगे रहते हैं। ठीक है जी, हार्मोन का सिलेंडर जहां से आपका प्रोजेस्टेरॉन दे दनादन निकल रहा है। तो बेटा ये क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन, मैं पी से दिखाता हूँ जरा, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ इस पूरे फंक्शन को। देखिए ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये सर्विक्स है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ये आपका ये हो गया, यहाँ पे है बेटा जी हार्मोनल सिलेंडर, यहाँ पे हार्मोनल सिलेंडर लगा हुआ है, कॉपर टिप जैसा ही है होता है। तो ये एक प्रकार का मान लीजिए LNG-20 है या प्रोजेस्टासर्ट मान लीजिए, ये इस तरह से है। यहाँ पे हार्मोनल सिलेंडर लगा जहाँ से लगातार निकल रहा है बेटा प्रोजेस्टेरॉन 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 प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन लगातार निकलेगा तो बेटा ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के ऊपर जाता है और इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को काफी थिन कर देता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे इम्प्लांटेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाएगा।
और चूंकि ये प्रोजेस्टेरोन लगातार निकल ही रहा है तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे सर्विक्स वाले पोजीशन पे एक सर्वाइकल म्यूकस को जनरेट कर देता है। ये मान लीजिए आपका वजाइना, तो यहाँ पे बेटा सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देता है, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा। क्या कर देगा, थिक कर देगा। अब मान लीजिए इधर से स्पर्म आएगा भी तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो सर्वाइकल म्यूकस है वो काफी कैसा हो गया है, थिक हो गया है, मोटा हो गया है। अब ये स्पर्म इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो बेटा स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, स्पर्म की एंट्री सर्वाइकल म्यूकस से अंदर नहीं हो पाएगी, तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, कंसेप्शन से बच गए। क्लियर है जी। और दूसरा इसने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन जो निकल रहा है इसने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिन कर दिया, तो वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ये आपका काम होता है इनका, तो याद रख लीजिएगा। ये 3 प्रकार के आपके आईयूडीज हैं। सबसे पहला मैंने बताया, और देखिए ये फंक्शन भी दे रखा है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देते हैं बेटा, थिक कर देते हैं टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। तो अब स्पर्म की एंट्री हो ही नहीं पाएगी, कभी जा ही नहीं पाएगा, तो कभी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, बच गए कंसेप्शन से। क्लियर है जी। तो ये सारे मेथड्स हैं आपके किस चीज के, आईयूडीज के। क्लियर है जी। आईयूडीज के ये सारे मेथड्स हैं। आपको एग्जांपल याद रखना है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी या फिर उसी को इनर्ट आईयूडी भी कहते हैं। एग्जांपल मैंने याद कराया आपको कि चूंकि मेरा लिप है लेकिन लिप्स पे मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाया है, क्यों? तो बेटा जो ये आपके इनर्ट वाले होंगे, ये इनका एग्जांपल याद करने के लिए लाइपेज लूप इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, और बेटा जी इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, लिपस्टिक नहीं लगाया तो केमिकल नहीं है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज 3 प्रकार के होते हैं। पता नहीं बच्चों क्या मेरे आयोडीन निकल रहा है, पता नहीं। आयोडीज आप समझ लीजिएगा, आयोडीज, ठीक है जी। कॉपर टी, कॉपर 7, और तीसरे को याद करने के लिए मैंने अपने बंदूक में किसकी गोलियां डाली हैं, कॉपर की, और लोड करके मल्टी लोड करके दनादन मार रहा हूँ। सो मल्टी लोड 375 जो कि कॉपर आयंस को रिलीज करेगा, और ये स्पर्म की मोटालिटी को और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को खत्म कर देंगी, और यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी क्या कर देंगी, थिन कर देंगी, यानी उसको भी अनफेवरेबल कर देंगी फॉर द इम्प्लांटेशन के लिए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडी दे रखा है प्रोजेस्टासर्ट, और ये बेसिकली जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ना, ये बेसिकली रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन को। किसको रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टेरोन को। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, 2 चीजें, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा तो भैया स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिन कर देगा तो कहीं भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी, समझ में आया जी। 2019 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, जरा उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज द इंजेक्शन, फिर इम्प्लांट और आपके सर्जिकल मेथड्स। क्लियर है जी। देखिए बेटा जी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। 2019 में इतना सिंपल सा क्वेश्चन, हार्मोन रिलीजिंग, अभी तो पढ़ा है बेटा 2, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी। इतना सिंपल सा इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई, तो याद रखिएगा ये 2019 का क्वेश्चन है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी इंजेक्शन और आपका इम्प्लांट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। चलिए बेटा जी, तो जैसा कि मैंने बोला द नेक्स्ट विल बी द इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। बेटा इसको कुछ भी याद नहीं करना, एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल। बेटा देखो हमने क्या किया, ओरल पिल्स खाया, उसमें क्या था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो हमने उसको क्या किया बेटा, माउथ में लिया, ओरली लिया, तो उसको ओरल पिल्स बोल दिया।
अभी हमने पढ़ा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो भैया इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस जो कि हार्मोन रिलीज कर रही थी, कुछ कर रही थी ना, प्रोजेस्टासर्ट और आपका LNG-20 जो कि सिंथेटिक आपका प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये भी आपके यूट्रस में लगा दिया। तो ये दोनों जगह कर क्या रही थी? अगर ओरल पिल्स की मैं बात पूछूं तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था? सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर रहा था, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या कर रहा था? थिन कर दे रहा था, जिससे वहां इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। और बेटा जी एस्ट्रोजन क्या कर रहा था बताइए? स्टॉप कर दे रहा था ओव्यूलेशन ओरल पिल्स में। तो बेटा जब आप खाओगे तो उसको ओरल पिल्स बोल दिया, यूट्रस में लगाओगे तो उसको हार्मोनल आईयूडी बोल दिया, जिसके अंदर में क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही है बेसिकली। क्लियर है जी? बेटा जो अगर मान लीजिए इस एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, मेनली तो होता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन एनसीईआरटी कहती है प्रोजेस्टेरॉन along with कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन। तो जब आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन को किसी सुई के अंदर में भरो, यानी इंजेक्शन में भरो और कहीं पे लगा दो, तो यही तो हो गया बेटा जी। आपने अपनी बॉडी में लगा दिया तो बेटा जी वो वहां जाएगा और लगातार प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता रहेगा। तो क्या करेगा बेटा? इट विल अटैक ऑन द यूट्रस की लाइनिंग, थिन, खत्म, फिर सर्वाइकल म्यूकस थिक, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, और बेटा एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा। तो कहीं भी चांसेस हैं क्या? अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गए तो इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है। तो बेटा जब आप प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इंजेक्शन के थ्रू किसी की बॉडी में डालोगे, वही आपका इंजेक्शन कंट्रासेप्टिव में आ जाएगा। और इम्प्लांट की अगर बात करें तो बेटा इम्प्लांट में भी वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा या केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा। उसमें इम्प्लांट में क्या करते हैं? एक छोटा सा चीरा लगाएंगे अपने बाह में यानी आम में, और उसको इम्प्लांट करके उस चीरे को वहां पे बाइंड क्या कर देंगे? सिल देंगे फिर बेटा जी। तो ये आपकी बॉडी के अंदर में इम्प्लांट कर दिया, लेकिन उस इम्प्लांट के अंदर में भी क्या है? वही एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन है, जो बेसिकली क्या करेगा? सेम फंक्शन होगा जैसे कि ओरल पिल्स का फंक्शन था। क्लियर है जी? तो यही कह रहा है कि बेटा जी इसका फंक्शन यानी कि इम्प्लांट हो, इंजेक्शन हो, किया क्या? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को इंजेक्शन में भर के मार दिया, ठीक है, तो भैया इंजेक्शन वाला कंट्रासेप्टिव कहलाया। उसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन या केवल प्रोजेस्टेरॉन एक छोटा सा चीरा लगाया और आपके सब डर्मल यानी कि डर्मिस लेयर के नीचे उसको इम्प्लांट कर दिया और उसकी सिचरिंग कर दी, यानी वहां पे सिलाई कर दी। तो बेटा जी ये भी आपका क्या कहलाएगा? इम्प्लांट या इंजेक्शन। क्लियर है जी? जिससे हम कंसेप्शन से बच सकते हैं। सेम फंक्शन होगा जैसे कि ओरल पिल्स का था। Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by female as injection, इंजेक्शन के माध्यम से ले सकते हैं, और implants under the skin, स्किन के अंदर ले सकते हैं। Their mode of action is similar to that of the oral pills, जैसा उसमें काम था वैसा ही यहाँ भी होगा, but effective for long duration। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ जो इफेक्टिवनेस होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। यानी बेटा अगर आप इंजेक्शन लगाओगे तो भैया वो जल्दी नहीं खत्म होगा, उसका इफेक्ट बहुत ही देर तक चलने वाला है। अगर आप इम्प्लांट लगाओगे, एक नॉर्मल इम्प्लांट है जिसको हम लोग नॉरप्लांट बोलते हैं, वो जब लगाते हैं आप स्किन के नीचे में सबडर्मली, तो बेटा उसकी इफेक्टिवनेस यानी वो लगभग 5 साल तक प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता रहता है। तो बेटा कोई भी प्रेग्नेंट 5 साल तक नहीं हो पाएगा। बेटा जब जरूरत होगी तो उसको निकाल लो, तो भैया वहीं छेदा करो और निकाल लो। क्लियर है जी? तो याद रखिएगा, कह रहा है ये, लेकिन इफेक्टिवनेस, इसका मोड ऑफ एक्शन मतलब इंजेक्शन वाला कंट्रासेप्टिव, इम्प्लांट कंट्रासेप्टिव, इनका मोड ऑफ एक्शन एकदम सेम है। किससे? ओरल पिल से। लेकिन ओरल पिल्स इफेक्टिवनेस होता है, इफेक्टिव होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। डेली अगर खा रहे हैं तो सही है, अगर आप मिस कर गए तो भाई फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है ना जी? लेकिन बेटा अगर इनको इम्प्लांट कर दिया, इंजेक्शन को डाल दिया, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं। देखिए इंजेक्शन कंट्रासेप्टिव जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सुनिएगा, देखिए जब आप मेडिकल में जाओगे बेटा तो आपको 2 प्रकार के इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। देखिए आपने देखा भी होगा यार, एज यूजुअल कभी कभार किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो क्या करते हैं बेटा,
जो इंजेक्शन देते हैं डायरेक्ट आपकी वेंस में दे देंगे। वेंस का मतलब यानी आपकी नसों के अंदर में दे देंगे, तो बेटा वो जल्दी ही आपके ऑर्गन के पास में पहुंचेगा और इफेक्टिवनेस हो करेगा और फिर जल्दी ही आपके यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज भी हो जाएगा। लेकिन बेटा कई बार आपने ये भी देखा होगा, तो ये तो हो गया आपके सीधे ब्लड में डालने वाला। कभी कभार देखा होगा आपका मसल के अंदर में, जैसे यहाँ है मेरा मस्कुलर लेयर है, इसके अंदर डाला, यहाँ डाला, या कभी कभार बेटा पीछे, ठीक है ना, जो पीछे वाला मोटा रीजन होता है वहां पे डाल देंगे। क्लियर है जी। तो यानी कि मसल के अंदर में देखिए, जब जब कभी भी कोई भी इंजेक्शन मसल के अंदर में डाली जाती है तो उसका इफेक्टिवनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। क्या होगा बेटा? वो इफेक्टिव होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ठीक है ना। तो इंजेक्शन कंट्रासेप्टिव में हम लोग बेसिकली जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, जिसका इफेक्टिवनेस क्या होता है बेटा? ये इफेक्टिव होता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी आपकी बॉडी में ये बहुत ज्यादा समय के लिए रहेगा। क्लियर है जी। या इसी को डेपो इंजेक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन होते हैं जो कि मसल में लगाया जाता है जनरली फ्रीज में स्टोर किए जाते हैं। ये किस नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा? ये जो आपका बेसिकली इंजेक्शन कंट्रासेप्टिव है, ये एक नाम से अवेलेबल होता है, डिपो-प्रोवीरा। डिपो-प्रोवीरा नाम से होगा, जो बेसिकली रिलीज करता है क्या बेटा जी? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट में, और स्मॉल अमाउंट में आप एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं। क्लियर है जी। एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन ही रिलीज करता है, एस्ट्रोजन कम अमाउंट में रिलीज करेगा। तो याद रखिएगा भैया, हम अगर ये वाला इंजेक्शन लेके आए हैं, कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन लेके आए हैं, तो ये इंट्रामस्कुलर ही लगाएंगे, क्योंकि इसका इफेक्टिवनेस हमें ज़्यादा समय के लिए चाहिए। तो इसको मसल में लगाते हैं तो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन बोलेंगे, या डेपो इंजेक्शन भी बोलते हैं, जो कि आपके स्टोर किया जा सकता है फ्रीज में, और इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा समय के लिए होती है। किस नाम से अवेलेबल होगा मार्केट में? डेपो-प्रोवीरा के नाम से। जो जब आप लगा दोगे इंजेक्शन तो बेटा आपकी बॉडी में क्या रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मेनली, एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, तो वही जो फंक्शन कर रहा था आपके ओरल पिल्स में, क्या कर रहा था बेटा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिन कर देगा, यानी यूट्रस को हॉस्टाइल कर देगा। अब वो इम्प्लांटेशन लायक नहीं रह जाएगा। दूसरा, जो सर्वाइकल म्यूकस होगा, अभी तो बताया, थिक हो जाएगा। स्पर्म की एंट्री अंदर नहीं हो पाएगी, कभी भी सजना सजनी का मिलन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होता है इससे, तो ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्लियर है। तो ये है आपका इंजेक्शन कंट्रासेप्टिव। हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज द इम्प्लांट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। जब आप देखेंगे पेज नंबर नियर अबाउट 61 पे अगर आप देखेंगे, तो वहां पे आपको एक बंदे ने, आपको लगेगा कि 6 तिलिया पकड़ रखी है, 6 तिलिया पकड़ रखी है। अरे तिलिया मतलब जो हम माचिस में जो तिल्ली होती है ना, जिससे आग लगाते हैं, वो तिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तिलिया लाइक नहीं, वो तिलिया जो 6 तिलिया होती हैं उन्हीं को बोला जाता है बेटा इम्प्लांट, और वो उसको बोलते हैं नॉर प्लांट। एक स्पेसिफिक टाइप का इम्प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर प्लांट। क्या बोलेंगे बेटा जी? नॉर प्लांट। चलिए बेटा जी, द नेक्स्ट दैट इज, मैंने बताया कि आपको इम्प्लांट, देखिए जो पॉपुलर इम्प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल है जिसका नॉर प्लांट। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे नॉर प्लांट का, तो आपको 1 2 3 4 5 6 स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये कुछ है नहीं बेटा, ये सिंपल सी हार्मोन रिलीजिंग स्टिक है, जहां से स्पेशली निकलेगा बेटा प्रोजेस्टेरॉन, स्पेशली निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि दोनों निकल सकता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो हम दोनों लिखेंगे। ठीक है जी। तो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन वही, यूट्रस को अनफेवरेबल बना देगा फॉर द इम्प्लांटेशन, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देगा ताकि एंट्री ऑफ स्पर्म खत्म, फर्टिलाइजेशन खत्म, स्टॉप ओव्यूलेशन। कौन बेटा? एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, अंडे को ही नहीं निकलने देगा, तो बेटा जी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, कभी भी प्रेगनेंसी नहीं आएगी आपके नॉर प्लांट वाले केस में। लेकिन बेटा जी जरा ध्यान से देखेंगे
तो ये जो बेसिकली जो भी इम्प्लांट है, जो नॉर प्लांट है, ठीक है, इम्प्लांट इज अ मेथड, ठीक है, इम्प्लांट करो, और उसका एग्जांपल क्या है, जो हम इम्प्लांट करें उसका एग्जांपल है नॉर प्लांट, ठीक है जी। तो जो नॉर प्लांट होता है बेटा जी, ये 6 के 6 आपको ऐसे पंखे की तरह, पंखे के शेप में आपको, उसको पंखा होता है ना, पंखा, उस शेप में इसको आप इस अपर आर्म में एक छोटा सा इंसिजन लगा के, यानी बेटा एक छोटा सा कट लगा के सबडर्मल, डर्मक सबसे बाहर वाली लेयर होती है डर्मिस लेयर, तो सबडर्मली उस चीज को, ये इम्प्लांट को फैन लाइक स्ट्रक्चर में प्लेस कर दिया जाता है। और जैसे ही आप प्लेस करोगे बेटा जी, आपका ये हार्मोन निकालता रहेगा, और नियर अबाउट ये इफेक्टिवनेस इसकी होती है 5 इयर्स के आसपास तक, यहाँ से आपका प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा। क्लियर है जी। दे आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, यानी इम्प्लांट की बात कर रहा है, विच आर इम्प्लांटेड सबडर्मली फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कंसेप्शन। लॉन्ग टर्म भैया 5 साल बता दिया, कम है क्या? नॉर प्लांट इज इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 years. नॉर प्लांट इज एन इम्प्लांट दैट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरोन। नॉर प्लांट की अगर बोलेगा तो उसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि नॉर प्लांट का डिस्कशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में। हैविंग 6 सिलिकॉन, सिलिकॉन से बना होता है, यानी जो बेसिकली परमिएबल होता है कैप्सूल, ईच हैविंग लीवोनॉर्गेस्ट्रिल, यानी बेटा जो आपको ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के 6 आपको ये स्टिक दिख रही हैं, ये बनी होती है बेटा सिलिकॉन के, सिलिकॉन से कैप्सुलेटेड होती है, क्योंकि सिलिकॉन एक परमिएबल चीज है जो आपके सेल के अंदर में आसानी से जा सकता है। हैविंग 6 सिलिकॉन परमिएबल कैप्सूल, ईच हैविंग लीवोनॉर्गेस्ट्रिल, और सबके ऊपर में यहाँ पे आपके होगा लीवोनॉर्गेस्ट्रिल, जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होगा। तो याद रखिएगा, नॉर प्लांट एक ऐसा इम्प्लांट है जो इसके अंदर में केवल प्रोजेस्टेरोन होगा, जिसमें 6 सिलिकॉन यानी परमिएबल कैप्सूल होंगी, ईच हैविंग लीवोनॉर्गेस्ट्रिल, ठीक है जी। दे आर इंसर्टेड, भाई स्किन के अंदर इंसर्ट की जाएंगे, इन अ फैन शेप, पहले बता दिए बेटा, पंखे के शेप में इसको आप इंसर्ट करेंगे ताकि चारों डायरेक्शन में अच्छे से फैल जाए। मैनर इनसाइड अपर आर्म, अपर आर्म, आर्म ये नहीं इधर में नहीं, अपर आर्म के आसपास में थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, एक छोटा सा कट लगा के। और नॉर प्लांट जो होगा इफेक्टिव होता है फॉर 5 years के आसपास। तो बेटा इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? ज्यादा। यही कह रखा था कि इसका फंक्शन जो ओरल पिल से एकदम मिलता जुलता है, इंजेक्शन का, इम्प्लांट का, लेकिन इम्प्लांट हो चाहे इंजेक्शन हो, इनका इफेक्टिव पीरियड क्या होता है एज कंपेरिजन टू ओरल पिल्स, क्या होता है? ज्यादा होता है। तो याद कर लीजिएगा, इम्प्लांट दैट इज नोन एज द नॉर प्लांट। क्लियर है जी। हम अगर बात करें बेटा जी, तो हमने केमिकल मेथड में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार में देख लेते हैं कि केमिकल मेथड में हमने क्या क्या चीजें की हैं। बेटा सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ओरल पिल से, फिर उसके बाद हमने आज स्टार्ट किया आईयूडी से, फिर हमने पढ़ा इंजेक्शन बेटा जी, फिर हमने पढ़ा इम्प्लांट। क्लियर है जी। यानी सारे केमिकल मेथड्स हो गए। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट दे रखा है, दैट इज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। यानी बेटा अगर मान लीजिए कोई लड़की है या कोई महिला है जो जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो उसके पार्टनर ने मान लो बैरियर नहीं लगा रखा हो, या मान लो बैरियर लगा रखा था लेकिन बैरियर घटिया क्वालिटी का था, बैरियर जो कंडोम है वो फट गया, तो स्पर्म चला गया अंदर में। अब वो बेचारी बैठ के सोच रही है, अरे यार आज कौन सा दिन था मेरी एमसी का, बाप रे 12वां दिन था। और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है बेटा, 10 to 17 फर्टाइल पीरियड होती है। और भैया इसने अनवांटेड
कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, ना इसने ओरल पिल्स ले रखी हैं, ना इसने आईयूडी लगवा रखी है, ना इसने कोई इंजेक्शन ले रखा है, ना कोई इम्प्लांट इसने लगवा रखा है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, वो भी 12वें दिन एमसी के। सोचिए, तो बेटा स्पर्म तो एक्टिव रहेगा और 14वें दिन पे अगर आ गया एग तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। तो इस कंडीशन में यानी मान लीजिए कभी कभार कैजुअली अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, ना चाहते हुए भी सेक्स हो गया, ठीक है जी, या अगर मान लीजिए किसी बच्ची का, किसी लड़की का, किसी महिला का रेप हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में बेटा जी दो चीजें की जाती हैं, या तो इमरजेंसी कंडीशन में आप इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस को इम्प्लांट कर दीजिए, जिसकी वजह से अब भैया सेक्स तो हो चुका, कोइटस तो हो चुका, लेकिन बेटा मान लो फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, लेकिन आप जब इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस को लगा दोगे तो बेटा कौन सा लगा दो? इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हार्मोनल लगा दो ना। हार्मोनल इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस अगर लगा देंगे तो प्रोजेस्टासर्ट निकलेगा, या एलएनजी कोई भी लगा दो, तो बेटा जी क्या होगा? यूट्रस की लाइनिंग थिन, खत्म कहानी। क्लियर है जी? भाई फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा कौन बेटा जी? प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20। तो जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, यानी रेप वाली कंडीशन हो गई या ये कंडीशन हो गई, तो आप तुरंत आईयूडी जाके लगवा लो। और नहीं तो क्या, कुछ ऐसी पिल्स आती हैं, अब मान लो रात को गलती हुई है ना, रात को गलती हुई है दोनों लोगों से, तो दोनों लोग बैठ के सुबह में सोच रहे हैं, तब तक अचानक से उन्हें एक प्रचार दिखा, यू डोंट वांट टू बी प्रेग्नेंट देन टेक अनवांटेड 72। मतलब टीवी देख रही थी, तब तक उसने देखा कि अगर मान लो कभी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया लेकिन आप मां नहीं बनना चाहती हैं, तो विद इन 72 आवर्स में ले लीजिए अनवांटेड 72। तो ये अनवांटेड 72 क्या करेगा? ओव्यूलेशन को रोक देगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा बेसिकली। क्लियर है जी? तो ये दो पिल्स जो मॉर्निंग में सोचते हैं ना, भैया गलती तो रात को ही है, तो मॉर्निंग में लेते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, यानी जो, और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के अंदर में भी बेसिकली वही आपका कॉम्बिनेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्लियर है जी? सेम फंक्शन होगा, लेकिन रेप के कंडीशन में या इस इमरजेंसी कंडीशन में आयोडीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? हार्मोनल आयोडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी? अगर आपने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है, ना बैरियर लगाया था, ना ओरल पिल्स खाई है, ना आयोडीज लगाई है, ना इंजेक्शन लिया है, ना इम्प्लांट लिया है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी कंडीशन है आपके पास में, भैया इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी दवा लेंगे। क्लियर है जी? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला द नेक्स्ट दैट विल बी द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। मैंने पहले ही बता दिया है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव वो कंट्रासेप्टिव कहलाती हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में ली जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ रेप हो गया, तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं होना चाहती ना, तो उसकी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, तो उस केस में आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है जी? और दूसरा जो होगा बेटा जी, जैसे आप मान लीजिए अनयूजुअल या अनप्रोटेक्टेड बोलेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ना आपने बैरियर का इस्तेमाल किया। अगर बैरियर इस्तेमाल भी किया तो मान लीजिए बैरियर फट गया, ना आपने कोई भी केमिकल मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है, ना ओरल पिल्स आपने खाई है, ना आपने कोई इंजेक्शन लिया है, ना कोई इम्प्लांट लगाया है, ना इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगाई है, और आपने कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया है, तो उस समय भी विद इन 72 आवर्स के अंतराल पे अगर आप लेते हैं बेटा जी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव को, तो आप कंसेप्शन से बच सकते हैं। ठीक है जी? बेसिकली जैसा कि मैंने बोला कि मान लो जो मोस्टली फर्टाइल पीरियड होता है, तो अगर याद होगा MC 10th to 17th, ये मान लीजिए 28 हो गया, ये 0 डे या फर्स्ट डे हो गया। 10 to 17 डे ये कहलाता था फर्टाइल पीरियड। क्या कहलाता था बेटा?
फर्टाइल पीरियड ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर मान लीजिए आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है 10वें दिन, किसी महिला ने 10वें दिन अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, तो बेटा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सुबह में जब वो बैठ के सोच रही होती है तो वो कहते कि अरे यार क्या करूँगी, कैसे होगा। तो उसने क्या देखा, प्रचार देखा अनवांटेड 72 का, कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लीजिए अनवांटेड 72 और आप कर सकती हैं कंसेप्शन से। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स है, ये पिल है ना बेटा तो पिल है तो क्या होगा, इसके अंदर में प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन। क्लियर है जी। या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो एस्ट्रोजन, और पी लिखा पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। कब लेंगे, विद इन 72 आवर्स आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जितना जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 24 घंटे में ले लीजिए, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 48 में थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, 72 में थोड़ा और कम इफेक्टिव, यानी जितना जल्दी आप ले लें उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, किसी के साथ रेप हो गया, इन दैट कंडीशन मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बेटा मुझे वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं होना चाहती है ना, किसी ने रेप किया उसके साथ में तो उसका बच्चा तो नहीं पालेगी ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा जी कि आईयूडीज को भी इम्प्लांट किया जा सकता है विद इन 72 आवर्स। तो बेटा आईयूडीज प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, एस्ट्रोजन निकालेगा, तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर देगा, तो वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और 2-4 सेल स्टेज के बाद में आपका अंडा बाहर चलाएगा, फर्टिलाइज्ड फीटस का वो बाहर आएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, 7वें दिन बाद बाहर निकल आएगा। क्लियर है जी। ये कंडीशंस आपकी दे रखी है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, सॉरी स्पेलिंग जरा देख लिया करिए बेटा। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर बर्थ कंट्रोल मेजर्स दैट मे बी यूज्ड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में आपने कर लिया है ना, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। समटाइम्स इट इज आल्सो रिफर्ड एज मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, क्योंकि दिन में ले रहा भैया, मॉर्निंग में रात में जो गलती होनी थी वो तो कर दी हमने। These are intended to disrupt, ये करेगा क्या बेटा जी, तो या तो ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देगा, या ओव्यूलेशन में थोड़ी देरी ला देगा, और फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा, which are essential और necessary for the pregnancy। मान लीजिए जैसे ही आपने ये अनवांटेड 72 खाई, तो ओव्यूलेशन देखिए स्पर्म गया 10वें दिन, ठीक है, या 12वें दिन मान लीजिए, ठीक है, तो 3 या 4 दिन तक या 5 दिन तक एक्टिव रह सकता है, और ओव्यूलेशन हो रहा है 16वें दिन तक, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को डेट को टाल देता है, ये 19वें और 20वें दिन कर देगा, तो डिले कर देगा, थोड़ा उसमें डिले करा देगा, जिससे कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, या फर्टिलाइजेशन को भी क्या कर देता है बेटा, डिले करा देता है, विच आर एसेंशियल फॉर नेसेसरी, और प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो कौन प्रेग्नेंट होगा जी। They are taken after unprotected sexual intercourse। NCERT में क्या दे रखा है, और ब्रेकेज ऑफ कंडोम के समय में ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये कह रहा है मॉर्निंग आफ्टर पिल में प्रोजेस्टेरॉन होगा, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होगा, और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इसको हम कब ले रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन में, एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। अगर मान लो पॉसिबल प्रेगनेंसी को रोका जा सके, जो कि हो रही है किसकी वजह से, सॉरी, ड्यू टू रेप की वजह से, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो रही है, उस प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करता है आपका दिस इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। यहाँ पे भी अगर पिल्स की बात आएगी तो वही कॉम्बिनेशन होगा, वही फंक्शन होगा सब कुछ, और आईयूडीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की तरफ। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे इस बात को, फिर हम आगे ये याद रखिएगा कि ये ओव्यूलेशन नहीं होने देता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। भैया आपका कंट्रासेप्टिव तो याद ही है, प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग को क्या कर देगा, थिन कर देगा, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन को रोक देगा। चलिए बेटा, द नेक्स्ट मेथड, और आज के लिए जो हमारा लास्ट मेथड है, दैट इज नोन एज द
सर्जिकल मेथड। बेटा नाम में ही लगा हुआ है सर्जिकल मेथड, यानी बेटा कहीं ना कहीं सर्जरी होगी। क्या होगी बेटा? सर्जरी होगी। यहाँ पे बेसिकली आप क्या लोकल एनेस्थेसिया या बेसिकली एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है और इनको बेहोश करके क्या किया जाएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है, बेटा अब दो ही ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल होंगे, तो मेल और फीमेल इन दोनों के दो ऐसे जगहें हैं या दो ऐसे ट्यूब्स हैं जहां से गैमेट का ट्रांसफर होता है। अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ मेल, मेल के अंदर में जो गैमेट का ट्रांसपोर्ट कराता है बेसिकली आपके जो स्क्रोटम, स्क्रोटम में टेस्टिस होती है, टेस्टिस में बाहर जो होता है दैट इज रेटी टेस्टिस, फिर एपिडिडमिस, एपिडिडमिस के बाहर में दैट इज वास डिफरेंस। तो ये जो वास डिफरेंस होता है बेटा, ये एक ट्यूब होती है जो कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कराती है, इजैकुलेशन के लिए लेके जाती है, यानी कि पेनिस से बाहर निकालने के लिए ले जाती है। तो इन दिस कंडीशन, इन दिस सर्जिकल मेथड, मेल के अंदर में क्या किया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस हो जाता है उसको कट करके और टाई कर दिया जाता है, थोड़ी दूर पे रिमूव करके, छोटा सा पार्ट रिमूव करके टाई कर दिया जाता है। क्योंकि बेटा अगर उन लोगों को पास में रखा तो बेटा हो सकता है कि हील कर जाए, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर में हीलिंग कैपेसिटी होती है ना, जैसे कहीं कट लगता है तो हील करके फिर वो अच्छा हो जाता है, वो गड्ढा थोड़ी ना रहता है, उस जगह नई सेल्स आ जाती है। तो थोड़ा कट करके टाई कर देंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो हम लोग कर रहे हैं सर्जरी करेंगे, तो बेसिकली आप स्क्रोटम के थ्रू छोटा सा चीरा लगा के आप जाके वास डिफरेंस को कट कर दीजिए, तो कि स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी, और ऐसा ही कुछ प्रोसेस करते हैं। तो बेटा वैसेक्टोमी मैंने किया तो हुआ क्या, ये जो स्पर्म है, स्पर्म क्या है, गैमेट, मैं गैमेट के ट्रांसफर को रोक दे रहा हूं, यानी अब आपके टेस्टिस से केवल सीमन ही निकलेगा, कोई वो नहीं निकल पाएगा, क्या स्पर्म नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सीमन में मात्र 10% क्या था, स्पर्म, बाकी 90% सिक्रेशन था, सेमाइनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, जो कि सीमन प्रोड्यूस करते हैं। तो सीमन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन बेटा जी स्पर्म नहीं जाएगा उसमें। तो आपने किया क्या, तो गैमेट के ट्रांसफर को रोक दिया, एक कट लगा के गैमेट के ट्रांसफर को मैंने रोक दिया। इसी तरह से फीमेल के अंदर में किया जाता है। वहां पे क्या करते हैं बेटा, छोटा सा एक चीरा लगाते हैं, या तो एब्डोमेन के थ्रू लगाओ या फिर वेजाइना के थ्रू लगाओ, कहीं से भी आप लगा के, और फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा रिमूव करके कट करके और दोनों साइड से उसको टाइट कर देते हैं। बेटा जी तो बताइए, ओवरी से निकलेगा अंडा, जाएगा आपके फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन एम्पुला पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि कट करके फैलोपियन ट्यूब को आप सेपरेट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो इन दोनों केसेस में, एक में स्पर्म को, एक में ओवा के ट्रांसफर को रोका जा रहा है, यानी कि गैमेट के ट्रांसफर को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन दे रखी है। तो यहां अगर मैं देखूं तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों ही बेटा जी काफी इफेक्टिव है, क्या करने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। लेकिन बेटा जी मान लीजिए किसी बंदे ने, टर्मिनल मेथड है ये, लास्ट मेथड है, गया और उसने नसबंदी करा ली, यानी कि सीधी सी बात बोलो तो वैसेक्टोमी करा ली। जैसे मान लो मैंने ही करा लिया, मेरे 2 बच्चे थे, हंसी खुशी में जी रहा था, अचानक से क्या हुआ, दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। बेटा अब मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। क्यों, क्योंकि बेटा वास्ट डिफरेंस फिर से जुड़ जाए, इसकी रिवर्सिबिलिटी फिर से रिवर्सिबल हो जाए, इसके रिवर्सिबल होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। तो याद रखिएगा, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में इफेक्टिवनेस तो ज्यादा है, आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगा, लेकिन बेटा जी इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। अभी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहाँ बनाऊंगा भी और आपको चीजें बताऊंगा भी, लेकिन पहले जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। सर्जिकल मेथड, इसको सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है जी। इट इज जनरली एडवाइज्ड फॉर, दोनों के लिए हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों, मैंने बताया
मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड, यानी कि लास्ट मेथड है, इसके बाद आपका कुछ नहीं हो पाएगा। टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, ताकि अब कोई मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ये लास्ट मेथड टर्मिनल मेथड है। सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि जब आप सर्जरी करते हो तो बेसिकली क्या करते हो बेटा, ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक कर देते हैं गैमेट का ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग एग या स्पर्म बोलेंगे, एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं वैसेक्टोमी। जैसे मान लीजिए ये हम पढ़ रहे हैं बेटा वैसेक्टोमी, पहले वैसेक्टोमी देख लेते हैं। ये मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से लगा हुआ दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, याद होगा अगर आपने बनाया था हमारे साथ में, इसको हम बोलते थे बेटा स्क्रोटम या स्क्रोटल से। इन्हीं के अंदर में पेयर ऑफ टेस्टिज होती हैं, टेस्टिज के अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। 250 तो होते हैं, उतना तो बना नहीं पाऊंगा ना बेटा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहीं से आपका निकलता है, मान लीजिए इधर वाला बना देता हूँ, ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है आपका क्या बेटा जी, स्पर्म फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर आपका रेडी टेस्टिस से बाहर निकलता है, फिर बाहर में ये जाता है एपिडिडाइमिस से, और ये एपिडिडाइमिस के बाद में इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है वास डिफरेंस, याद रखिएगा वास डिफरेंस। तो ये आपका हो गया एपिडिडाइमिस, ठीक है जी। ये आपका मान लीजिए हो गया वास डिफरेंस। क्लियर है जी। तो यहां से जो टेस्टिज है, टेस्टिज से प्रोड्यूस हुआ स्पर्म, चूंकि मैं इससे बना देता हूं स्पर्म, फिर ये एपिडिडमिस में जहां उसका मैचुरेशन होता है, ये आपको नीले कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये क्या बेटा जी स्पर्म है, क्या बेटा स्पर्म है, ठीक है जी। तो बेटा जी जो इसको ट्रांसपोर्ट कराता है जो ट्यूब, दैट ट्यूब इज वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस से होते हुए इधर से भी आता था, इधर से भी, तो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, अगर आप याद होगा, दैट इज नोन एज द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल ने अपना सीक्रेशन डाला, सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है जी। फिर थोड़ा आगे गए तो बेटा यहाँ पे मान लीजिए आपका दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड डाला इसने। फिर थोड़ा सा आगे गए थे तो बल्ब की तरह स्ट्रक्चर था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर आपका यही चीज खोलता था बेटा यूरेथ्रा में, फिर ओपन हो जाता था, ये आपका यूरेथ्रा हो गया, और बाहर में ये आपका पेनिस हो गया, ये हो गया यूरेथ्रा, और ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा आपका पेनिस। क्लियर है जी। तो बेटा जी इन द केस ऑफ वैसेक्टोमी होता क्या है बेटा जी, कि स्पर्म जिस ट्यूब से जा रहा है उस ट्यूब को ही कट करके एंड टाई कर देंगे। अब ये देखिए वास डिफरेंस में एक छोटा सा कट लगाया और इसको इधर टाई कर दिया और इसको इधर टाई कर दिया। तो ये जो स्पर्म पहले जा रहा था उस साइड, कहाँ जा रहा था, आपके इस सीमेन के थ्रू निकल रहा था, यहाँ से जो निकलता है बेसिकली उसको हम क्या बोलते थे, आपके यूरेथ्रा से निकलता, पेनिस से निकलता था, यूरेथ्रा से जो निकलता था उसको हम बोलते थे सीमेन। सीमेन के अंदर में केवल 10% होता था बेटा स्पर्म, और 90% जो होता था वो सिक्रेशन होता था सेमाइनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। पीजी मतलब वही प्रोस्टेट ग्लैंड, और बीयूजी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 90% जो होता था बेटा, इसके अंदर में इन सब जगहों का क्या आता था बेटा,
सिक्रेशन, और ये पूरा ही कहलाता था सीमेन। तो बेटा जब हमने वास्ट डिफरेंस को कट किया, क्या किया बेटा, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया, जिसको हमने बोला वैसेक्टोमी। तो अब ये जो स्पर्म होगा, ये स्पर्म आपके यहाँ से तो बनेगा, स्पर्म फॉर्मेशन तो होगा, आपके एपिडिडमिस में जाएगा, वहां पे मैचुरेशन भी होगा, लेकिन बेटा जी ये आपके वास्ट डिफरेंस के ऊपर नहीं जा पाएगा। जहाँ पे कट लगाया है उससे उड़ के थोड़ी जाएगा भाई, हमने ब्रिज को ही काट दिया है, तो अब बंदा उस साइड जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो सीमेन आएगा उसके अंदर में स्पर्म होगा क्या, अरे होगा क्या, देयर विल बी नो स्पर्म। जैसे ही आपने वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया तो ये स्पर्म आपके वास्ट डिफरेंस का जो कट पार्ट होगा वहीं तक जा पाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा एपिडिडमिस में जहां वो मैच्योर होगा, और कुछ समय बाद बेटा ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सबकी लाइफ टाइम होती है, तो ये भी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा बेटा, डेड कर जाएगा, यानी स्पर्म सेल्स क्या हो जाएंगी बेटा, डाई कर जाएंगी एपिडिडमिस में। तो एपिडिडमिस में मैच्योर भी होंगी, और चूंकि काट दिया है तो भाई आगे नहीं जा पा रहा है, वो कहेगा नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, कहाँ जाएगा भाई, ब्रिज ही नहीं है, किधर से निकल लेगा, जा सकता है क्या तू, नहीं जा सकता है। तो बेटा बेचारा तड़पते तड़पते कुत्ते की मौत, नहीं कुत्ते की मौत नहीं बोलेंगे, हाँ बोल भी सकते हैं, कुत्ते की मौत यहाँ स्पर्म मरेगा एपिडिडमिस के अंदर में ही। तो मैच्योर होके डाई भी हो जाएगा कहाँ पे, एपिडिडमिस में, और फिर बाद में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इन द बॉडी में। तो एपिडिडमिस के अंदर में क्या होगा, मैचुरेशन, और यहीं पे क्या हो जाएगा, डाई भी हो जाएगा, इस कंडीशन में, इस पार्टिकुलर कंडीशन में जहां वास्ट डिफरेंस कट किया गया है। क्लियर है जी, एंड रीएब्जॉर्ब हो जाएगा आपके बॉडी में। क्लियर है। तो बेटा जब आप वैसेक्टोमी करोगे तो सीमेन जो बन रहा है उसके, सीमेन बनना क्या बंद हो जाएगा क्या, सीमेन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा क्या, नहीं होगा बेटा। 90% तो सीमेन का बन ही रहा है ना, 10% तो स्पर्म था, स्पर्म नहीं बन रहा है ना। तो इफेक्ट अगर बोले तो बेटा जी सीमेन हमेशा यहाँ बनता रहेगा, यानी जब कभी भी आप वैसेक्टोमी करोगे तो यहाँ पे सीमेन प्रोडक्शन होता रहेगा। क्या होगा बेटा जी, सीमेन का जो प्रोडक्शन होगा वो चलता रहेगा, there will be no effect on the production of semen। क्योंकि बेटा सीमेन प्रोड्यूस कौन कर रहा है भाई, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोलेथरल ग्लैंड, उसको हमने थोड़ी ना काटा है, तो सीमेन बनता रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इस वास्ट डिफरेंस को काट दिया रे, अरे वास्ट डिफरेंस को काट दिया रे, तो भैया मेरी मर्दानगी तो खत्म हो गई, अब मैं मर्द भी नहीं कहलाने लायक रहूंगा, हैं? वास्ट डिफरेंस खत्म हो गया तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से जाएगा, हो रहा है ना सवाल दिमाग में आ रहा है ना ये कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से जाएगा। बेटा सुन लो, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ये आपकी टेस्टिस में मान लो प्रोड्यूस हुआ, ये छोटे छोटे टेस्टोस्टेरोन, जरा मिटा देता हूं, टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं ना बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, देखिए विजिबल है कि नहीं बेटा जी, या थोड़ा सही से लिख देता हूं, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो आपकी टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो कई लोग सोचते हैं कि मैम सर ये क्या हो गया सर, ये तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं जा पाएगा ना सर, कहाँ से जा पाएगा, आपने तो वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया। बेटा टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, क्या है बेटा जी, हार्मोन, और हार्मोन्स कैसे ट्रेवल करते हैं बेटा, यहीं इसके आसपास में कोई ब्लड वेसल होगी, और इस ब्लड वेसल से होते हुए ये ईच एंड एवरी जगह पे जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन ट्रेवल करता है ब्लड वेसल्स के माध्यम से, यानी बेटा आपके वेन्स या आर्टरीज से होते हुए जाएगा, बिल्कुल ब्लड में ही जाएगा ना बेटा, तो उसके आसपास में जो ब्लड होगा, जो ब्लड वेसल होगी उसके अंदर में ये डिफ्यूज करके अंदर जाता है। क्लियर है जी, क्योंकि ये हार्मोन है, हार्मोन ट्यूब्स में नहीं ट्रेवल करता है, डक्ट में नहीं ट्रेवल करता है,
एक्सेसरी डक्ट में नहीं ट्रेवल करेगा बेटा, ठीक है। हार्मोन किस में ट्रेवल करता है? ब्लड में। तो बेटा जी टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बताइए। बेटा बगल में ब्लड वेसल होंगे, उसमें आराम से टेस्टिस से बनेगा और टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर में यानी ब्लड वेसल्स में घुस जाएगा। क्लियर है? तो बेटा वैसेक्टोमी होगी तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी चलता रहेगा, उसका भी प्रोडक्शन क्या होगा बेटा? कंटिन्यू रहेगा। सीमेन का प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी क्या होगा बेटा? सीमेन प्रोडक्शन कंटिन्यूज बट विदाउट स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कंटिन्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसेक्टोमी आपने किया है तो टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट होता रहेगा, और जो कि भैया टेस्टोस्टेरोन ही क्या कराता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराता है हमारे और आपके अंदर में ना जी। तो हम लोग मर्द कहलाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं नामर्द सा हो जाऊंगा वैसेक्टोमी कराने के बाद में, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन बेटा जी यहाँ पे क्या नहीं होगा? स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म ट्रांसफर। स्पर्म का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो नली है, डक्ट है, दैट इज द वास डिफरेंस, उसको मैंने कट करके टाई करके बांध दिया है। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी बताया था कि वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को हमने कट किया था, क्या किया था बेटा? कट किया था वास डिफरेंस को एंड टाइड अप, और उसको बांध दिया था, अच्छे से बांध दिया था, ठीक है जी। कट करके वास डिफरेंस को बांध दिया था। तो अभी मैंने बोला था बेटा इसकी इफेक्टिवनेस, यानी कि ये प्रेगनेंसी को रोकने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसकी इफेक्टिवनेस की अगर बात करें, यानी प्रेगनेंसी को रोकने में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन बोला कि अगर बेटा जी बच्चे मर जाएंगे, फिर आप रिवर्सिबिलिटी के चांसेस इसके काफी कम होते हैं, तो इसको मैं लिख दूं इरिवर्सिबल, या रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर होगी इसके केस में, रिवर्सिबिलिटी काफी पुअर होगी इन केस ऑफ वैसेक्टोमी। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपने पहला टर्म पढ़ लिया वैसेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन, छोटा सा कांटा लगाते हैं, सॉरी टांका लगाएंगे, इस स्क्रोटम में छेद करेंगे और आप जाके वास डिफरेंस को कट आउट कर देंगे, दैट इज नोन एज द वैसेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। क्लियर है जी? कुछ इसी तरह से हम पढ़ेंगे बेटा ट्यूबेक्टोमी। क्लियर है जी? द नेक्स्ट, तो यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब को हम कट करते हैं और टाई कर देते हैं और बांध देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है आपका ट्यूबेक्टोमी। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं एंड टाइड अप, और उसको बांध देते हैं, धागे वगैरह से किसी से बांध देंगे ताकि उसका फिर से वो ज्वाइन ना हो पाए, यानी फिर से वो हील ना हो जाए। क्लियर है जी? क्योंकि हमें प्रेगनेंसी से बचना है। तो इस केस में क्या होता है, जरा आप ध्यान से देखेंगे कि हम ये बहुत बार बना चुके हैं, अब तो इससे फेमिलियर हो गए हम लोग। दिस इज वजाइना, दिस इज सर्विक्स, this is uterus and this is fallopian tube. ठीक है बेटा जी, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। मान लीजिए यहाँ पे है आपका ओवरी, ठीक है, ओवरी से प्रोड्यूस हुआ अंडा, ओवरी से प्रोड्यूस होगा, इस
ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, या तो एब्डोमेन के थ्रू लगा लो क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में होता है ना आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या वजाइना के थ्रू जाओ और कट कर दो। तो मैंने यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया, रिमूव कर दिया उस पार्ट को। अब मान लो इस ओवरी ने प्रोड्यूस किया एग, तो बेटा एग मान लो यहाँ तक तो आ गया, ठीक है जी, फैलोपियन ट्यूब तक तो आ गया, मतलब जो कट पार्ट है। अब मान लीजिए यहाँ से स्पर्म भाई साहब आ रहे हैं, स्पर्म यहाँ तक तो आ गया, लेकिन बेटा जी एग रह गया आपके कट वाले फैलोपियन ट्यूब के आसपास में। तो बेटा कभी भी ये एग और ये स्पर्म की मीटिंग हो सकती है क्या? हो सकती है क्या जी? नहीं हो सकती है। तो बेटा ये काफी इफेक्टिव है क्या करने में बेटा जी? प्रिवेंट करने में प्रेगनेंसी। सो ट्यूबेक्टोमी काफी क्या होता है बेटा? इफेक्टिव होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को नहीं होने देगा। क्लियर है जी? लेकिन जैसे अब मान लो एक बार हमने कर दिया तो बाद में इसका रिवर्सिबल चांसेस काफी कम होता है। तो थर्ड वन दैट इज द पुअर रिवर्सिबिलिटी। अब जैसे ही मैंने फैलोपियन ट्यूब को काटा, बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन आ जाता है, सर आपने फैलोपियन ट्यूब काट दिया, बहुत नाइंसाफी की, ओ माय गॉड ये क्या किया आपने, अब तो उसका मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा ना सर, अब कैसे मेंस्ट्रुएशन कर पाएगी, बताइए सर। तो बेटा मैं उनसे बोलूंगा, बेटा ये बता मेंस्ट्रुएशन किसके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता था? हार्मोन की वजह से ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इधर उधर, यानी कि स्टार्टिंग में एंडोमेट्रियम को बनाता था एस्ट्रोजन, फिर उसको मेंटेन करता था प्रोजेस्टेरॉन, फिर लेवल काफी कम हो जाता था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को, तो टूट जाती थी। तो बेटा हार्मोन है बेटा, ओवरी, ओवरी से निकलेगा हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मान ले दो हार्मोन निकले, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन दिख रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बेटा जो हार्मोन होते हैं वो किस माध्यम से ट्रेवल करते हैं? ब्लड वेसल से। ये ब्लड वेसल से होते हुए आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेंगे या वहां पे जाके इफेक्ट करेंगे ना, तो ये ब्लड वेसल से जाते हैं। तो बेटा आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन भी होगी, ब्रेक भी होगी, यानी मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा, मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा। तो इसके अंदर ट्यूबेक्टोमी होने के बाद में भी मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है। क्या होगा बेटा? मेंस्ट्रुएशन चलता रहेगा, होता रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? तो ये चीजें आपके दे रखी हैं, पूरे के पूरे आपका जो मेथड दे रखा है ये सारी चीजें बता रखी हैं आपके एनसीईआरटी में, दैट इज ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, रिवर्सिबिलिटी काफी पुअर है, गैमेट का ट्रांसफर ब्लॉक हो जाएगा। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट दिया, अब वास डिफरेंस से स्पर्म ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि गैमेट के ट्रांसफर को रोक दिया, लेकिन रिवर्सिबिलिटी काफी क्या होती है बेटा? पुअर होती है। क्लियर है जी? अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है, जरा उसको हम करने की कोशिश करेंगे। पहले बेटा जी आप ये जितने पॉइंट दे रखे हैं इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बेटा इसके बाद में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, कहता है इट नीड टू बी एम्फसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विथ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। यानी बेटा आपको कौन सा मेथड, बैरियर मेथड इस्तेमाल करिए
या इंट्रायूट्रीन डिवाइस आपके लिए सही रहेगा, या आप पिल्स का इस्तेमाल करिए, कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल होगा ये आपको पूछने का हक है। लेकिन किससे पूछेंगे? झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बेटा, क्वालिफाइड MBBS के पास में जाएंगे। क्लियर है जी? और देखिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म गैप चाहिए प्रेगनेंसी में तो इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस का यूज कर लो। शॉर्ट टर्म गैप चाहिए तो ओरल पिल्स का इस्तेमाल करो। फॉर 1 टाइम या 2 टाइम अवॉइड करना चाहते हैं प्रेगनेंसी तो बैरियर मेथड है भैया, कंडोम का इस्तेमाल कर लो। इमरजेंसी कंडीशन में रेप या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो बेटा उस समय आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए बेटा जी, अगर आपका इमरजेंसी कंडीशन है जैसे कि रेप हो गया, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, तो आप हार्मोनल आईयूडीज का इस्तेमाल कर सकते हो और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ले लेते हो। यानी जैसी कंडीशन होगी आप क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। वन मोस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कंट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा ऐसा भी हम नहीं कर पाएंगे कि कोई मान लो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल खा रहा है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेगुलरली लेना, आप ओरल पिल्स ले रहे हो, ये कोई अगर मैं बोलूँ तो एक साइन नहीं है कि आप हेल्दी हो। ठीक है जी? हम केवल किस लिए ले रहे हैं? ताकि हमें बचना है कि प्रेगनेंसी ना हो। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, यानी कंसेप्शन से आपको बचना है, प्रेगनेंसी से बचना है। वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड आइदर, ये कब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फोर्स हो जाते हैं, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। हो सकता है कोई IAS बनना चाहता है, कोई PCS बनना चाहता है, कोई भी रीजन हो, ये जो बच्चा नहीं चाहता, अभी एक ही बच्चे से परेशान दूसरा कैसे ले लें। नो डाउट the widespread use of this method have a significant role in checking uncontrolled growth of population। तो बेटा एक तो फायदा है कि ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इसकी वजह से पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, उसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है। हाउएवर, तो ये तो आपका फ़ायदे वाला हो गया कि भाई आप पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है बढ़ने से आपके कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस से। लेकिन बेटा इन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज करने के साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ जैसे कि हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स, यानी कि लाइक नोजिया, यानी डिसएडवांटेज है, आपको घबराहट होती होगी, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे मान लो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 29 दिन या 28 दिन की होती है, तो एकदम मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट में ब्लीडिंग होती है 28वें या 29 दिन, फिर 28-29 दिन बाद होगी, फिर 28-29 दिन बाद होगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, 16वें या 17वें दिन ही ब्लीडिंग हो जाए, बीच में ही ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? एनी ब्लीडिंग में एक्सपीरियंस बिटवीन योर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कभी कभार प्रेगनेंसी के समय में भी हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। क्लियर है जी? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है अगर आप इन सब कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि केमिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, ओरल पिल्स का यूज कर रहे हैं। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। हाँ, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इतने ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन इसको एकदम टोटली इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए कि इससे कुछ नुकसान नहीं है। क्लियर है जी? बेटा अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है जी? अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेटा ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट मैं समझाता हूँ। ठीक है जी? और इसके बाद आपका और मेरा एक हक बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू ऑल।